तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। कल तक हम लोग क्या पढ़े थे कि कैसे रिसोर्स जो है इम्पोर्टेंट है और रिसोर्स का क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है, नेशनल रिसोर्स क्या है। तो अब आता है कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है। तो सबसे पहली बात है कि देयर आर सम रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स। कुछ वैसे रीजन्स है जहाँ पर कुछ रिसोर्स ज़्यादा है और कुछ वैसे भी रीजन्स है जहाँ पर कुछ रिसोर्स कम है। जैसे कि राजस्थान में अगर देखा जाए तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन वाटर के मामले में वो क्या है, कमजोर है। लद्दाख में कोल्ड हेरिटेज मतलब होता है विरासत, ठीक है। उत्तर में सुने होंगे ना, हिमालय पहाड़ है, नौ हिमालय है, ठीक है, पर्वत है, तो उत्तर में हिमालय है। तो अब आता है कि देयर आर सम रीजन व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्स। उसमें डिफिशिएंट होता है, कुछ कमी होता है कुछ में। अब स्वाभाविक तो ये सर्व गुण संपन्न सब नहीं बन सकता है, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उनको बैटिंग बॉलिंग दोनों में से किसी एक को पीछे छोड़ना पड़ा और एक बैटिंग को आगे देना पड़ा, ठीक। तो सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि सभी क्षेत्र सभी संसाधनों से निपुण नहीं हो सकते। अब अगर केरला में देखो टाइडल एनर्जी आता है, ज्वार भाटा समझते हो ना, ज्वार भाटा जो आता है उससे भी हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। देखे होगे 8 क्लास में दिया रहता है कि समुद्र के अंदर में एक पोल खड़ा किया जाता है, उसमें टरबाइन लगाया हो रहता है। तो जब टाइडल एनर्जी आता है, ज्वार भाटा या समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता है, तो टरबाइन क्या होता है, घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब तुम बिहार में आके लगाओगे तो भैया समुद्र है बिहार में नहीं, तो टाइडल एनर्जी आएगा नहीं। तो उसी तरह से क्या होता है कि कुछ वैसे रीजन है जहाँ पर रिसोर्स ज्यादा है और कुछ ऐसे रीजन है कि वहाँ पर दूसरा रिसोर्स कम है। जैसे कि झारखंड में कोयला बहुत है, धनबाद में गैंग्स ऑफ वसेपुर में देखे हो ना, है नहीं देखे हो गैंग्स ऑफ वसेपुर, तो आता है क्या कि गैंग्स ऑफ वसेपुर में कि वहाँ पर कोयला ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोयला का कमी है। जैसे कि आप चल जाइए उधर साइड में राजस्थान में, वहाँ पर कोयला है नहीं है। तो उसी तरह से क्या होता है कि अब कोई लड़का या किसी के घर में सुबह में रोटी बन रहा है, रात में चावल बन रहा है, और किसी के घर में सुबह में चावल बन रहा है, रात में रोटी बन रहा है, तो मिलजुल के खाना पड़ता है। या ऐसे समझो कि अब उस दिन एग्जाम्पल एक बताए थे ना कि 4 बच्चा है, 2 ही को सैंडविच आया है, तो एक सैंडविच को भाग पाट करोगे, तो वही यहाँ होता है कि अब वैसा क्षेत्र हम जानते हैं कि भारत एक क्या है, लोक गणतंत्र है, और गणतंत्र मतलब होता है कि तुम सभी को सर्वांगीण विकास, चतुर्मुखी विकास क्या है कि चारों दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी में मेरा विकास हो। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि अगर कोई स्टेट मेरा अगर कुछ रिसोर्स के मामले में कमजोर पड़ रहा है तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे झारखंड में कोयला ज्यादा है ना जी, अब तुम्हारे बाहर के एनटीपीसी में कोयला की जरूरत है, अब वही कोयला मंगाता है झारखंड से, तभी बोल देंगे नहीं हम कोयला नहीं देंगे, हम कहा देंगे, तुम अपना खानो बाहर में, तब कोयला निकलेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन अब जब झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होगा, भेजना होगा, तब एनटीपीसी तो बोलेगा कि अरे हम नहीं करेंगे, तुम अपना एनटीपीसी बना, अपना झारखंड वो करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, कह तो सकता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि सबको मिलजुल के चलने के लिए हम लोगों को एक रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता होती है कि किस तरह से रिसोर्स को सबके हाथों में वर्गीकृत किया जाए। कल एग्जाम्पल हम दिए थे कि कैसे विधायक जी 8 पोखर अपने घर में खनवा लेते हैं और 2 पोखर बाहर में, तो वो रिसोर्स प्लानिंग नहीं है। किसी एक के हाथ में जब रिसोर्स चला जाता है, किसी एक के हाथ में, तो वो ठीक से चल पाता नहीं है। हम एक बार और शुरुआती में शायद किसी सिविक्स में हम एग्जाम्पल दिए थे कि एग्जाम्पल लो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और किसी एक प्राइवेट स्कूल का। क्या होता है कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में सेंटर से चलता है, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर कभी भी तुम लोकल टीचर नहीं देखोगे, सब बाहर के टीचर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्मठ होते हैं और काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ का लोकल स्कूल क्या है, लोकल टीचर आ गया, अब फल्लमा का बेटा आ गया, रिंकिया के पापा आ गए, तो रिंकिया के पापा से आधा घंटा बैठ के गप करने लगे, क्लास छोड़ दिए। तो इस वजह से हम लोग का विकास नहीं हो पाता है। तो अब आता है कि रिसोर्स प्लानिंग जरूरत है। अब आता है कि आइडेंटिफाई एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री सर्वे। समझो, पहले हम लोगों को रिसोर्स को खोजना है,
खोजोगे तभी तो कुछ होगा। अब रिसोर्स ही नहीं खोजोगे तो होगा। अभी कुछ दिन पहले एक ह्यूमर ये फैला था, ठीक है, अच्छा सही न्यूज था, अफवाह नहीं था, कि जमुई में सोना निकला है बहुत सारा। सुनिए थी ये कि जमुई में सोना निकला, तो इसका मतलब क्या है, सोना निकला लेकिन ऐसा सोना निकला कि उसको हम रिफाइन अगर करेंगे सोना को, गोल्ड को, तो उसका मार्केट प्राइस जो है ओरिजिनल सोना का, और यहाँ का जमुई वाले सोना को रिफाइन करते करते मार्केट में लाते लाते मार्केट का डबल प्राइस हो जाता। मतलब जो चीज मार्केट में पहले से 40,000 में मिल रहा है, उसका दाम मार्केट में इस सोना का रिफाइन करते कितना हो जाता, 80,000। कोई खरीदता नहीं। तो सबसे पहली बात है कि उसको खोजना है कि है क्या, कैसा है। अब आता है कि इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एलोन विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। भैया स्ट्रक्चर अपना बनाओ, धीरे धीरे क्या करो, अपना फैक्ट्री लगा और इंस्टीट्यूशनल दो। अब आता है टेक्नोलॉजी, स्किल्स, सब चीज दो। ये नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी दो, अब दे दो परमाणु न्यूक्लियर परीक्षण करने के लिए भेज दो किसी को पोखरण में, और स्किल उसके पास है ये नहीं है, पता चला अपने ऊपर फोड़ लिया परमाणु। एक हाल में अभी हमला हुआ था ना कि भारत का एक मिसाइल जाके पाकिस्तान में गिर गया था, तो वो गलती से जाके गिरा था। तो तुमको टेक्नोलॉजी के साथ स्किल्स की भी जरूरत होती है, स्किल्स, ठीक है। तो अब आता है कि जैसे कि हम तुमको बताते हैं पढ़ाई इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उसमें सभी तरह के स्किल्स इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, थिंकिंग स्किल। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम लिखते रहो तो तुम्हारा पढ़ाई बहुत अच्छा आ जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तुमको सारे तरह के स्किल्स को क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए सुधारना पड़ेगा। कौन कौन, राइटिंग लिख रहे हो ना, थिंकिंग सोचने के लिए मजबूर होते हो ना कि सही बात है, ये हुआ तो क्यों हुआ, और फिर राइटिंग, रीडिंग स्किल। फिर आता है स्पीकिंग, ये नहीं कि अपने मंत्र पढ़ते रहो, ओम ब्रह्मा परम ब्रह्म ब्रह्मणागनो ब्रह्मेवतेन गंतव्य। आया कि तुमको पढ़ने भी आना चाहिए, समझ। आता है कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। मतलब कि आप कुछ देखो, समझो, कभी गौर से देखना। आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, ज्यादातर उसी साइड में साउथ में क्यों है, कभी सोचे हो कभी, क्यों है? क्योंकि बेंगलुरु को आईटी का हब कहा जाता है। अब समझो, वहां पर टेक्नोलॉजी है, तो वहीं पर तुमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप लगाना पड़ेगा ना। समझो बात को कि अब वहां पर फैक्ट्री है, वहां पर तुम एक कॉलेज बना दिए, तो प्रैक्टिकल करने बच्चा कहाँ जाएगा? ये रहेगा तब ना, या फैक्ट्री रहेगा तब तो जाएगा। अब यहाँ पर खोल दो एग्रीकल्चर का, कहाँ, तो अमेरिका में या कहीं पे पूरा टाइल्स लगा हुआ है। तो अभी एक हम देखे थे, मेरा एक दोस्त सत्या नाम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उसको प्रैक्टिकल में एक खेत में लेके गया था, धान उन रोप के कुछ करना। अब जहाँ धान ही नहीं हो, एग्रीकल्चर ही नहीं हो, तो वहाँ एग्रीकल्चर का कॉलेज बनाएगा तो होगा कुछ सही नहीं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। देखोगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो समझोगे तब तो। हम लोग के स्कूल में प्रैक्टिकल होता था कि देखोगे कि उसका कलर चेंज होगा, कैसे लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। तो अब आता है कि सबसे पहली बात है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, स्किल्स है, और जहां टेक्नोलॉजी है, स्किल्स है, और जहां तुम्हारा ये है स्ट्रक्चर, वहीं पर तुमको इंस्टीट्यूशनल सेटअप बैठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए वहां पर वही लोग जाएगा। जैसे जमालपुर में इरमी है, इंजीनियरिंग करवाता है वो रेलवे, तो रेलवे का सबसे पुराना कारखाना जमालपुर में है, सबसे पुराना रेलवे इंजन कारखाना जमालपुर मुंगेर में। तो वहीं पर इंजीनियरिंग होता है, तो इंजन में कुछ प्रैक्टिकल करना है कि ये नट बोल्ट फलना है, ये चिलना है, इसमें ऐसे होता है, भाप निकलता है, सीटी मारता है। तो जहाँ वो चीज़ रहेगा वहीं न जाओगे कि गांव में चल जाओगे, बैलगाड़ी चलाना सिखाओगे इसको, नहीं ना। तो अब आता है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, उसको कोरिलेट कीजिए। ये नहीं कि अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए सिर्फ कार्य कीजिए, पूरे देश के विकास के लिए कार्य कीजिए। अभी तुम देखोगे कि हावड़ा देखोगे, फिर देखोगे तुम आसनसोल, ये सब का कहीं इंजन लगा हुआ होगा ट्रेन का, तो उसमें हावड़ा, आसनसोल ये सब चीज़ लिखा हुआ होता है। ये क्या है? ये यही है कि वो जो इंजन बनाया वो पूरे देश को सप्लाई करना है।
ये नहीं कि सिर्फ अपना वो कोलकाता में ही इंजन चलवा रहा है, ऐसा होता है नहीं। अगर जमालपुर में सोलर इंजन वाला पहला ये ट्रेन चला पैसेंजर ट्रेन, तो अगर और सोलर पैसेंजर ट्रेन वो चलाएगा तो पूरे देश को वो बेचेगा। आज वंदे भारत एक्सप्रेस, हाँ वन पूछो, पूरे देश में पूरे कंट्री के लिए। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, हाँ काहे नहीं, काहे नहीं, पहले तो अपना घर भरोगे तुम, पहले अपना घर बनोगे, दूसरा घर भरोगे, पहले अपना घर न भरना। वंदे भारत ट्रेन बना, तेजस अभी बना एक नया वो, और एक और कौन ब्रह्मोस करके मिसाइल बना। तो तुम पहले अपना न घर भरोगे कि दूसरा को बेचोगे, समझा बात को। तो अब आता है कि अब मिसाइल बना तो पूरे देश में सप्लाई होगा, ये नहीं कि कोई, या जैसे कोई एक इसरो है या कोई अपने पास रखा हुआ, ऐसा नहीं है, वो सभी जगह सप्लाई होगा, ठीक है। तो किसी भी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी डेवलपमेंट को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में जोड़ के देखना चाहिए कि अब हमारे पास चलो भाई 30 रुपया आ गया और हमारे पड़ोसी के पास 10 रुपया है, अरे तो 10 रुपया उसको भी दे दो, क्या दिक्कत है। हो सके 10 रुपया लौटाने में 20 साल लगा, लेकिन देने में क्या दिक्कत है, वो भी विकास करेगा साथ में, ठीक है। तो अब आता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। पंचवर्षीय योजना का नाम सुने होंगे, पंचवर्षीय योजना, हाँ। ये क्या है, यही है कि 5 साल में जब सरकार बदलती है तो आती है तो नए नए दावा करती है कि हम आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी दोगे, अपना घर में फैक्ट्री लगवाओगे, नहीं, जितना है उसी में देने का प्रयास करोगे। तो ये पंचवर्षीय योजना क्या होता है कि जब सरकार बदलती है या सरकार रहती है तो 5 वर्षों के लिए कुछ योजना लाया जाता है। जैसे तुम देखे होगे, ऐसे तो वो दूसरा चीज है, स्वच्छ अभियान लाया गया था, वो दूसरा चीज है, स्वच्छता अभियान लाया गया था, और उसको पूरे देश में एकदम वो अनंत समय तक लागू कर दिया गया। तो जो चीज अच्छी है वो अनंत समय तक रहेगा, और जो चीज अच्छी नहीं है वो 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। या अगली सरकार अगर बदली तो उसको लगे कि ये चीज खराब है तो वो चीज वो बदल सकता है। जैसे आर्टिकल 370 था ना, पहले की सरकार वहां पर कश्मीर में लागू की थी ना, लेकिन अभी की सरकार आई तो उसको लगा कि ये चीज खराब है तो उसको खत्म कर दिया। अभी नोटबंदी का मामला उठा हुआ है कि नोटबंदी जब हुआ था तो 500 1000 का नोट गया का या बंद क्यों हुआ, तो कोर्ट में सुनवाई इसका हो रहा है। तो हो सकता है अगली सरकार आए तो वो फिर से नोट चलने लगे, इसलिए पुराना जो 500 1000 का नोट है खोज के रखना, सकता है रातों रात तुम अमीर बन सकता है, ठीक है। तो यही है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो अब आता है कि रीच रिसोर्स इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन इन्वेडर। समझो, भारत, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि संसाधन के मामले में भारत सबसे ज्यादा निपुण था और है भी, ठीक है। कैसे, अब समझो, ब्रिटेन उतना बड़ा कंट्री, इकोनॉमिक अच्छा था उस टाइम, तो भारत ही क्यों आया, दूसरा देश क्यों नहीं गया। भारत के पास क्या है, नदी है, नदी है तो उसका क्रॉप अच्छा होगा, क्रॉप अच्छा है तो रिवेन्यू अच्छा होगा, रिवेन्यू वो यहाँ से याद होगा तुमको चाय बेचते थे यहाँ उपजा करके, चाइना में नील की खेती करवाते थे। क्यों करवाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो रिसोर्स था, संसाधन था, वो क्या था, अच्छा था। हम एक दिन एग्जाम्पल दिए थे ना कि यहाँ का आदमी को बोलो काम करने, बिहार का आदमी तो करेगा। देख रहा विनोद, हमारे पप्पा जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठते थे, ये हमको जो है ना खैनी बेचने का। अरे तो तुम्हारे पप्पा न बैठते थे, तुम क्या कर रहे हो अभी, कुत्ता नहीं पूछेगा तुमको। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात, पुराने समय में लोग कर्मठ होते थे, इस चीज को तुमको मानना पड़ेगा। तुम अभी पुराने समय में के लोग जितना धूप में चल लेते हैं पैदल, तुमको चलने कहते तो पता चला कि अगला दिन लू लग गया, सोया हुआ घर में, आम घस रहा है आंख में, ठीक। तो क्या था कि पुराने समय में रिसोर्स तो हमारे पास था, समझो बात को, बायोटिक और अबायोटिक दोनों रिसोर्सेज थे हमारे पास। अबायोटिक वाटर है ना मेरे पास, नदी था ना मेरे पास, बायोटिक ही नहीं रहेगा। तुमको हम एक दिन पढ़ाए थे कि मानवीय रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द वर्ल्ड। मानव ही नहीं तो कुछ रहेगा, खूब न पानी रहे, अब मानव तुम्हारा हल जोतने वाला रहेगा ही नहीं तो वो रिसोर्स काम करेगा नहीं। तो चूंकि मेरे पास अबायोटिक रिसोर्स था और बायोटिक रिसोर्स भी था, मतलब उस समय के लोग कर्मठ थे, जानकार थे और पगलपनी नहीं करते थे,
अच्छा काम करते थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेडर्स आए, व्यापारी, या ऐसे तो मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है कि बाहर से लोग आए। समझो बात को, सबसे पहले अफगानी आक्रमण हुआ या ईरानी आक्रमण हुआ, इस्लामिक आक्रमण हुआ। क्यों हुआ? सबसे पहले महमूद गजनवी सोने लूटने आया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया भारत पे राज करने। तो पहले तो ये यहाँ का रिसोर्स न लेकर के जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर सोना ज्यादा होता था उस टाइम पे, और उस साइड से अफगान से पत्थर उत्थर, गुजरात में ये जो हम पत्थर पड़े हैं गोमेद, गुजरात में पत्थर मिलता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है मतलब कोस्टल एरिया में मोती भी मिलेगा, मोती चांद ये सब पत्थर, मतलब जो होता था ज्योतिष शास्त्र का पत्थर, ये ज्यादा था रिसोर्स हमारे पास। तो लोग पहले यहाँ से यही लूट करके लेके जाते थे। क्या चीज? तो रिसोर्स। उसके बाद ना आया इन्वेडर्स, लेकिन अंततः फिर से आया कौन? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे 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 व्यापार करना स्टार्ट किया, फिर पूरे इंडिया को कॉलोनी बना लिया, उपनिवेश करने लगा। यहाँ से सामान जाता था, बेचता था, फिर वही सामान, समझो होता क्या था कि तुमड़े पैसा लेके तुम ही मारता था। यहीं से सामान उपजाया, इंग्लैंड लेके गया और वहां पे ठप्पा मार दिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और वही चीज तुमको बेच रहा है। अब जो तुम यहाँ से 20 रुपया में उसको बेचे हो, वो तुमको 60 रुपया में बेच रहा है, तो लॉस किसको हो रहा है? हम ही लोग को। तो सबसे पहली बात है कि अब कितना भी रिसोर्स है मेरे पास, तो रिसोर्स रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, रिसोर्स को संभाल के रखना ये बहुत बड़ी बात है। हम बार बार बोलते हैं कि विरासत में अगर तुमको कुछ मिला है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठते थे, ये बड़ी बात नहीं है। तुम गिरिराज सिंह के साथ भी बैठ रहे हो, ये देखने वाली बात है, समझे? तो हमारे पास रिसोर्स है, लेकिन हम उसको संरक्षित कैसे कर सके, कंजर्व कैसे कर सके? तो रिसोर्स आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी बट इन नेशनल कंजम्पशन। पहले यहाँ तक समझो, रिसोर्स संसाधन किसी भी, विटल मतलब इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं उसको मिटा के, ठीक है, महत्वपूर्ण है किसके लिए? तो किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी के लिए भी विकास के लिए वो जरूरी है। 5G आया भैया, रिसोर्स है तो डेवलप तो करेगा कंट्री, नहीं तो करेगा नहीं। वही एक बार बताया था ना कि अब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है तो तुम न्यूक्लियर एनर्जी, देखो भारत पीछे कहाँ रह गया, 2-3 जगह भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट। अभी तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे विदेश मंत्री जो है, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर है, बहुत सुंदर अभी एक स्टेटमेंट दिए कि भारत पीछे कहाँ रह गया। 3 जगह भारत पीछे रह गया। पहला था कि हम लोग जो है एक शायद 5 ईयर प्लानिंग या कुछ लाए थे, हाँ कुछ न्यू, पहला तो दूसरा था शायद न्यूक्लियर टेस्ट वाला। पहला न्यूक्लियर टेस्ट शायद इंदिरा गांधी के समय में हुआ था 1971 में, और दूसरा न्यूक्लियर, कंफर्म नहीं बता रहे हैं डेट, लेकिन दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ 1999 में। अब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट तुम यहाँ कर रहे हो, वो संजोग से फेल्योर हो गया, तो तुमको तुरंत 2-3 साल के बाद दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, तो पूरे दुनिया को दिखाओगे तब ना कि हम न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, दिखाओगे तब ना। तुम्हारे पास खूब पैसा है और तुम जाके बाहर में मिट्टी खाओ, तो देखेगा लोग कि तुम पावरफुल है। तुम कमजोर हो तो तुम्हारा शोषण होगा, इस बात को कंफर्म रखो। भारत कमजोर था तो उसका शोषण हुआ। ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आके शोषण किया ना जी, हमारा ही सामान लेकर के हम ही को मारता था ना। शोषण, कमजोर है क्योंकि कमजोर नहीं है, मूर्ख। कमजोर कोई नहीं होता, मूर्ख होता है वो, उसको बुद्धि नहीं कि कैसे काम करना चाहिए। तो क्या बता रहे थे कि एक तो वहां था, और दूसरा चीज था कि हम लोगों का प्राइवेटाइजेशन बताए थे। एक बार याद करो कि 1991 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो सबसे पहला जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था, मतलब उसको कहते हैं कि निजीकरण, वो मनमोहन सिंह के द्वारा प्रस्ताव में रखा गया था। मनमोहन सिंह उस टाइम जो थे वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह बुड़बक नहीं थे। मनमोहन सिंह कब बोलते थे तो इसका मतलब ही नहीं कि बुड़बक प्रधानमंत्री थे, बहुत बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। तो पहला प्राइवेटाइजेशन वहीं से स्टार्ट हुआ। समझो बात को, एग्जाम्पल लो, बैंक जाते हो ना, स्टेट बैंक जाओ, कितना चमचम करता है, तुम वहां पर थूक भी नहीं सकोगे कि गुटखा खा के थूक दिया को नाम। लेकिन बिहार ग्रामीण बैंक जाओ या सरकारी कोई बैंक जाओ, वहां देखो तो सीढ़ी चढ़ेगा तो थूकल रहेगा इतना, काहे? सरकारी है। तुम एरोप्लेन में चढ़ते हो ना जी, प्राइवेट है, पैसा पे करते हो ना, सीधी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो ना, कितना बढ़िया एकदम जानता कि अरे साला 1400 रुपया लग रहा है, जाना पड़ेगा।
नहीं जाएंगे एक दिन टेंशन हो जाएगा, हमको पैसा ले रहा है एग्जाम देना। और जो सरकारी स्कूल में उसमें जाते हो, नहीं सरकार का जाने सरकार। तो प्राइवेटाइजेशन हम लोग लेट किए, दूसरा है परमाणु परीक्षण हम लोग लेट किए, और एक चीज़ था कुछ था हम भूल रहे हैं, 3 चीज़ बताए थे। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास रिसोर्स है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उसको कंजर्व करके संरक्षित करके रख सके, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आता है कि रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, संसाधन किसी भी देश समाज राष्ट्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिसोर्स नहीं तो डेवलप करेगा नहीं। आज ईरान के पास खूब पेट्रोल है, अपन यहाँ है ये नहीं तो मंगाता है इधर से ना पानी, तो रिसोर्स उसके पास कम है तब तो वैसा हो रहा है। तो अब आता है कि बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। समझो है हमारे पास बहुत अच्छा चीज। चाइना लगभग चीज में एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन सबसे बड़ा उपभोक्ता भी वही है। मतलब जितना वो जाता है उतना खा भी लेता है लगभग में वो। तो हम कोई भी चीज मेरे पास रिसोर्स है तो कंजर्व करना सीखिए। अब 20 रुपया कमाए, अब 20 रुपया जाकर उड़ा दिए, क्या फायदा है? उससे बढ़िया है 10 रुपया बचा के रखो अपना बाल बच्चा के लिए, LIC करवा दो, शादी उदी करने में उसका काम पड़ेगा, हो सकता है तुम्हारा तबीयत खराब हो जाए। तो ये है कि सबसे पहली बात कि हम लोग जब ज्यादा अति करने लगते हैं इसका यूज, तो ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दिस इज द बहुत अच्छा वर्ड। सोशियो समाज में, इकोनॉमिक मतलब अर्थ, गरीब अमीर का भेदभाव यही करवा देता है। कल हम बताए थे ना कि किसी के हाथ में ज्यादा रिसोर्स चल गया तो वो अमीर हो गया, किसी के हाथ में कम है तो वो गरीब हो गया। समझे बात को? अब आता है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, खूब रिसोर्स है तुम्हारे पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, खूब AC लगाया है, ओजोन लेयर में छेद भी तो तुम ही करवा रहे हो। कौन एलियन आ रहा है या थॉर या तुम्हारा एवेंजर इन गेम का कोई वो थैनोस आ रहा है चुटकी बजा के जो ओजोन लेयर छेद हो रहा है, आ रहा है कोई बाहर से? नहीं, तुम ही तो छेद कर रहे हो ओजोन लेयर में। ठीक। अब आता है कि गांधी जी कहे थे दादा कि देयर इज इनफ फॉर द एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट नीड फॉर बॉडी ग्रीड। ग्रीड मतलब उसने बताया था लालच होता है। सभी के आवश्यकताओं के लिए रिसोर्स हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास सोर्स नहीं है। अब आता है कि ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के ये खिलाफ थे। समझो, ये मास प्रोडक्शन है और ये मासेस है, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के खिलाफ थे, लेकिन बहुत ज्यादा सामाजिक सामुदायिक लोगों के द्वारा जब प्रोडक्शन हो तो उसके ये पक्षधर थे। मतलब कि अब अकेले एक आदमी पूरा बाढ़ को संभाले हुए, वहाँ एक सोना का खान बैठाया है, वहाँ एक सोना का खान बैठाया है, वहाँ एक बैठा, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। समाज के लोगों के द्वारा ही उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स और तुम्हारा रिसोर्स। ठीक है।